गुड आफ्टरनून देव, केशव, कुमकुम, राहुल, रिद्धि, संचिता, शिवानी, प्रतीक एंड अदर्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन लास्ट क्लास में जो टेस्ट था उसका, है ना। कौन से चैप्टर का टेस्ट था? बैंकिंग चैप्टर का। सब टेस्ट दिए थे? दोनों दिए थे? ये तो दिया था, तुम दिए थे ना। और कौन कौन टेस्ट नहीं दिया था? मेरे पास लिस्ट है हालांकि, यहाँ पे भी सब दिए थे। चलो देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का क्लास का डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, name the institution which performs the function of accepting deposit, granting loans and making investment with the aim of earning profit। क्या होगा? कमर्शियल बैंक ए, ठीक है। उसके बाद द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। कौन सा काम होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे भी सबको सी बोले, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स विच रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्क वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। क्या होगा? सी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या होगा बताओ? एक ही, अच्छा, सी मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स विच ऑफर्स डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्क वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब अगर मान लो मैं अपना बिल्डिंग गिरवी रखा बैंक के पास में, हम लोग डिस्कस किए थे ये पॉइंट को क्लास में। मान लो मैं अपना बिल्डिंग गिरवी रखा हूं बैंक के पास, ठीक है। अब मान लो 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है मेरा, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है। क्या बैंक मेरे को पूरा 1 करोड़ रुपए लोन दे देगा? नहीं देगा। कितना देगा? कम देगा या ज्यादा देगा? कम देगा, ऑब्वियस सा बात है। बैंक बोलेगा अगर तुम्हारा बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए का है तो हम तुमको 1 करोड़ पूरा नहीं देंगे, उससे कुछ अमाउंट कम देंगे, ताकि हम भी सिक्योर रहें, हमारा पैसा भी सिक्योर रहे। तुम अगर मान लो वो 1 करोड़ मेरे को लोन दे देता तो मैं क्या करता? सोचो क्या करता मैं। और लोन का रिपेमेंट करने जाता बैंक को? कभी भी रिपे करने नहीं जाता, मैं पैसा लेके फरार हो जाता, ठीक है। इंटरेस्ट भी नहीं देता मैं कभी, और कभी मैं पैसा भी रिफंड नहीं करता। तो डिफॉल्ट का रिस्क क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। इसीलिए बैंक इसके अगेंस्ट में मेरे को सिर्फ 80%, दैट इज 80 लाख रुपए खाली देगा, ठीक है। अब जब मेरा 1 करोड़ का बिल्डिंग है और 80 लाख रुपए बैंक मेरे को दिया है, तो मैं ये 80 लाख रुपए बैंक को रिटर्न करके मेरा बिल्डिंग रिटर्न लूंगा या नहीं लूंगा? ऑब्वियस सा बात है लूंगा। मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं भागता हूं तो 20 लाख का नुकसान मेरा ही हो रहा है। इसीलिए मैं ये 80 लाख को रिटर्न करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वही बोला है, ऐसा कौन सा क्रेडिट कंट्रोल मेथड है जो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्क वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का वैल्यू और मार्क, जो सिक्योरिटी का जो वैल्यू हम दिए हैं प्लस जो लोन हमको मिला है, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहां से आता है? वो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसको बोलते हैं बैंक का मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस वाले केस में बैंक का मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना था? 20% का मार्जिन का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। अभी कितना क्लियर है? चलो आगे। दिस बैंक ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। क्वेश्चन नंबर 4 ए, आरबीआई। वेरी गुड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 5, through the process of DEX commercial bank are able to create credit which is in far eye of the initial deposit। इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज्यादा होता है कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट्स, होता ही है। मान लो मैं 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो क्या बैंक का टोटल डिपॉजिट 1 लाख होगा? नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा उसको। वो कौन सा मेथड ऐसा है जिससे बैंक क्रेडिट को बनाता है? और बी, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन, इसका और एक नाम क्या है? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। चले आगे, पांचवा हो गया। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन, हाउ डज अ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? क्या होता है बताओ? कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा नहीं है, ठीक है, लोगों का पैसा रिफंड करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा नहीं है, तो कहां से देगा कमर्शियल बैंक? दे नहीं पाएगा।
अगर कमर्शियल बैंक पैसा नहीं दे पा रहा है लोगों का, तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का नुकसान हो रहा है। आरबीआई कभी पब्लिक का नुकसान करने देगा? नहीं करने देगा। तो आरबीआई क्या करता है, लास्ट मोमेंट में जब कमर्शियल बैंक लोगों का पैसा नहीं दे पाता है, ये एकदम लास्ट मोमेंट जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए और उसको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, उसको पैसा देता है ताकि वो पब्लिक का एटलीस्ट पैसा क्या करे, रिटर्न कर दे। ठीक है, चलो उसके बाद व्हाट आर टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक? क्या होता है टाइम डिपॉजिट? ये तो पता ही होगा क्या होता है। इसका एक और नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब सबको पता है, अब ये तो और समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन बैंक रेट। क्या है बैंक रेट? एक बैंक दूसरे बैंक को जब लोन देता है उसके बदले में जब इंटरेस्ट लेता है। अब बताओ क्या होता है बैंक रेट? कौन बताएगा, देखते हैं। डिस्काउंट रेट। अच्छा, कौन सा डिस्काउंट रेट शिवानी? कहीं पढ़े हम लोग बैंक रेट कि नहीं पढ़े? कहां पढ़े थे? चैप्टर नंबर 5, 6, लॉन्ग टर्म नीड्स। उसमें एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। आओ पेज नंबर 65 बुक का पेज नंबर 65 देखना। रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। यस, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉन्ग टर्म नीड्स, क्योंकि सेम चीज जब अगर शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो जो जो वर्ड लॉन्ग टर्म नहीं लिखा है उसको 0 मिलेगा, और जो लॉन्ग टर्म वर्ड वहां पे यूज किया है वर्ड, उसको मार्क्स फुल मिलेगा। ठीक है, नहीं शिवानी, कमर्शियल बैंक चार्ज फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म नीड्स वाला वर्ड लिखे हो वहां पे? पेज नंबर 65 में देखना, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक में शॉर्ट टर्म नीड्स है और दूसरे में लॉन्ग टर्म नीड्स है। ठीक है, तो मैं नीचे वाला क्वेश्चन दिया था बैंक रेट वाला, जिसमें लॉन्ग टर्म नीड्स था। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? तो अगर लॉन्ग टर्म वर्ड नहीं लिखे हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर लॉन्ग टर्म वर्ड लिखे हो तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो संचिता, अभी यहाँ पे बहुत जन का मिस्टेक हुआ होगा, है ना? सब लिखे तो ये होंगे कि जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन उसका जो मेन वर्ड है वो है लॉन्ग टर्म, क्योंकि सेम चीज तो वो भी होता है ना, रेपो रेट को भी तो सेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसके साथ लिखना है हमको लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क का, डिफाइन कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हाउ दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई। अब बात ये है कि कुछ बच्चे बोले कि ये हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग को ये बाद में पढ़ना था जब हम लोग आगे जाके सेम टॉपिक को पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, अगर तुम ये दोनों सही लिखे हो तो 3 मार्क मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों गलत लिखे हो तो 0 मिलेगा। ये दोनों सही है और ये दोनों गलत है और ये लिखे नहीं हो तो ये मत सोचना कि इसका ग्रेस मार्क खाली मिलेगा, इसका ग्रेस मार्क तभी मिलेगा जब ये दोनों तुम्हारा राइट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सही है तो 3 मार्क, अगर दोनों गलत है तो 0 मार्क, एक सही है तो 1 मार्क, दोनों सही है तो 3 मार्क। क्लियर है? चलो ओके मोनालिसा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इफ कैश रिजर्व इज 10%। ठीक है, देखना क्वेश्चन कैसा दिया था, ऊपर कैश रिजर्व रेशियो क्या है पूछा है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे तुमको कैश रिजर्व बता ही दिया है क्या होता है, याद दिलाई दिया है तुमको क्या होता है कैश रिजर्व। ठीक है, कैश रिजर्व इज 10% एंड प्राइमरी डिपॉजिटेड 1250। बताओ क्या करना है? हाँ, क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकलेगा, 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो, तो या फिर कैश रिजर्व रेशियो जो भी, तो 1 बाय 10% इक्वल्स टू 10 टाइम्स। तो अब इसका प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1250 इंटू 10 टाइम्स इक्वल्स टू 12500। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
इसको लिखना कैसे था, इसको लिखना था टेबल, अगर तुम टेबल बनाना जानते हो तो टेबल बना के लिख सकते थे, या फिर पहले लीगल रिजर्व रेशियो लिख लेते क्या है, फिर मनी मल्टीप्लायर निकाल लेते, दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम आंसर निकाल लेते, किसी भी तरीके से तुम लिख सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। हो जाएगा, कुछ बड़ा बात है ही नहीं, आसान सा है। नेक्स्ट चले, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, पता है सबको। स्टेट एनी 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये नहीं पता था, ये क्या होता है बताओ, 3 इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का, फटाफट, ताकि हम आज का क्लास फटाफट शुरू करें। 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट और बैंक रेट, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिजर्व्स रिक्वायरमेंट, जितना भी रेशियो हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन पेपर में ही इसका आंसर था सारा, कहां कहां पे आंसर था। पहला पॉइंट, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, ठीक है, सारा आंसर कहां था, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही था, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एमसीक्यू में तो सारा ही रखा हुआ है आंसर। चलो ठीक है, ये डिस्कशन को आज कंप्लीट करते हैं, हो गया ये डिस्कशन। अब चलते हैं हम हमारा क्लास का डिस्कशन में, आ जाओ। क्वेश्चन हो रहा था वैल्यू एडेड का, कोई डाउट है तो फटाफट बोलो। वैल्यू एडेड में कोई क्वेश्चन डाउट है या कुछ और डाउट है तो बताओ, ताकि हम इनकम मेथड को शुरू करें उसके बाद। ना सर क्लियर है, ओके। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा वैल्यू एडेड मेथड का, हम अभी बहुत सारा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम में हमको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। नेशनल इनकम लास्ट बैच में हम लोगों को 25 क्लास लगा था कंप्लीट करने में, पूरा नेशनल इनकम चैप्टर को कंप्लीट करने में, फिर भी हमारा सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हुआ था। तो नेशनल इनकम चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके जाएंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी बिना किए जाएंगे। लास्ट बैच का अगर तुमको पता चले तो देखना 25 क्लास हमको लगा था नेशनल इनकम को पूरा कंप्लीट करने में। अभी तक हमारा कितना हुआ है, इस साल कितना हुआ है अभी तक हमारा नेशनल इनकम का, हमारा इस साल टोटल क्लास अभी तक हुआ है 7 क्लास हुआ है अभी तक, आज 8वां क्लास है, आज 8 नंबर क्लास है, ठीक है। अभी मतलब सोच के चलो, इस बार लाइव है, अगले बार तो पूरा वीडियो था, क्योंकि उस टाइम मेन कोरोना चल रहा था। 8 चल रहा है, यस कुमकुम संचिता। तो अभी मान के चलो और 15 क्लास तो लगेगा हमको नेशनल इनकम को कंप्लीटली कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जिसमें से हम 5-6 क्लास में कॉन्सेप्ट करेंगे और 6 या 7 क्लास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं नेशनल इनकम मेथड, फिर हम लोग फिर से वैल्यू एडेड मेथड में एक बार फिर आएंगे बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आज लेकिन नया मेथड शुरू करते हैं, इनकम मेथड, ठीक है। चलो आओ, डायरेक्टली यहां आओ, ये सब बाद में पढ़ेंगे, डायरेक्टली यहां आ जाओ। डायरेक्टली ये वाले पॉइंट में आओ, स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड में। पहले कैलकुलेशन का तरीका, फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट, ये हम पहले भी किए थे। जितना प्रोडक्शन यूनिट है
हम लोग उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करके अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में अगर एक फर्म है तो फर्म ए, दो फर्म है तो ए एंड बी, तीन फर्म है तो ए बी सी, सबको अलग अलग कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, all the producing enterprise employing various factors of production are identified and classified into primary, secondary and tertiary। तुम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी कर सकते हो, ए बी सी डी जैसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है, पढ़े हैं कहीं फैक्टर इनकम? बताओ फैक्टर इनकम क्या होता है, कहीं पढ़े हैं तो? क्या होता है फैक्टर इनकम? चैप्टर 1 में पढ़े थे, हाँ चैप्टर 1 में तो पढ़े थे, लेकिन होता क्या है, वेजेस, सैलरी, अच्छा ठीक है, और डबल ट्रांजैक्शंस होता है। अच्छा डबल ट्रांजैक्शन, हाँ क्या क्या, जैसे एग्जांपल बताओ रौनक, शिवानी, और बताओ आगे। इनकम अर्न्ड बाय रेंडरिंग प्रोडक्टिव प्रोसेसेस, यस। एग्जांपल्स, 3 या 4 एग्जांपल्स थे, क्या थे वो एग्जांपल? रेंट, हाँ रेंट ठीक है मोनालिसा। परचेज फॉर कैश, रौनक नहीं, सैलरी, यस। बोलो, चैप्टर 1 निकालो, चलो रिवाइज कर लेते। आ जाओ, कहां पे, पेज नंबर 1 में पहले। पेज नंबर 1 में आओ, उसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। पेज 1 में डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसको क्या मिलता है, रेंट किसको मिलता है? अच्छा, 4 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन के? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। पेज नंबर 9 में आओ, पेज नंबर 9, बुक का पेज नंबर 9, वहां पे क्लियर कट फैक्टर इनकम दिया हुआ है। क्या बोला फैक्टर इनकम? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड को क्या दिया जाता है, रेंट। लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेस। कैपिटल के लिए बदले में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। और लास्ट एंटरप्रेन्योर के बदले में, एंटरप्राइज के बदले में, एंटरप्रेन्योर के बदले में रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, यहां रिवॉर्ड लिखा हुआ है, खाली प्रॉफिट लिखा हुआ है। रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है। ठीक है, 4 पॉइंट, 4 ठो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और इनको चार चीज मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और लास्ट एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखो लास्ट वाले मेथड में हम क्या किए थे, लास्ट वाले मेथड में हम फॉर्म ए कितना कमा रहा है, बी कितना कमा रहा है, सी कितना कमा रहा है, डी कितना कमा रहा है, ये सबको हम क्या किए थे, एस्टिमेट कर लिए थे। इसका वैल्यू एडेड, इसका वैल्यू एडेड, इसका वैल्यू एडेड, इसका वैल्यू एडेड, और ये टोटल को मिला के हम क्या किए थे, नेशनल इनकम निकाल लिए थे। ठीक है, यही किए थे हम पहले वाले मेथड में। अभी वाले मेथड में क्या करेंगे, अभी वाले मेथड में हम थोड़ा सा ऑपोजिट करेंगे। क्या ऑपोजिट करेंगे, फॉर्म ए कितना पे कर रहा है, फॉर्म बी कितना पे कर रहा है, फॉर्म सी कितना पे कर रहा है, फॉर्म डी कितना पे कर रहा है। ए कितना पे किया, बी कितना पे किया, सी कितना पे किया, डी कितना पे किया। ठीक है, ए क्या क्या चीज पे करेगा, 4 चीज पे करेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का पेमेंट करेगा ए। प्रॉफिट का पेमेंट कैसे करेगा, प्रॉफिट का पेमेंट लिखा मैं नीचे, ये पेमेंट कैसे करेगा प्रॉफिट का, किसको पेमेंट करेगा प्रॉफिट का, गवर्नमेंट को प्रॉफिट पेमेंट करेगा, गवर्नमेंट को तो टैक्स पेमेंट करेगा, और वो तो ट्रांसफर इनकम होता है, वो तो अर्न इनकम है नहीं, खुद को पेमेंट करेगा। यस,
याद करना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट पीपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्लास 11th, ठीक है, अकाउंट्स में पढ़े हो। बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग आदमी हैं, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट पर्सन। अब पैसा प्रॉफिट कौन कमाया है, प्रॉफिट हुआ कहां पे है, प्रॉफिट बिजनेस में हुआ है, कमाया कौन है, बिजनेसमैन कमाया है मेहनत करके, तो ये प्रॉफिट है किसका, बिजनेसमैन का है, तो कौन किसको पे करेगा, बिजनेस बिजनेसमैन को पे करेगा, ठीक है। उसी तरीके से रेंट बिजनेस किसको पे करेगा, लैंडलॉर्ड को पे करेगा, जिसका जमीन है उसको पे करेगा। वेजेस लेबर को पे करेगा। इंटरेस्ट जो पैसा दिया है, अगर वो बैंक है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई और आदमी है, जो भी बिजनेस को पैसा दिया है उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड लिया है, कौन, ये आदमी, इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये सबका पेमेंट कौन करेगा, बिजनेस पेमेंट करेगा सबका, ठीक है। अब अगर हम दुनिया में सबका ऐड कर दें कि हर आदमी रेंट कितना कमाया, वेजेस कितना कमाया, इंटरेस्ट कितना कमाया और प्रॉफिट कितना कमाया, तो क्या तुमको नहीं लगता नेशनल इनकम निकल जाएगा। मान ले अगर हम ये क्लास की बात करें, ठीक है, हम क्लास में जितने भी लोग हैं अभी, अगर मैं सबका, तुम कितना वेजेस कमाए, तुम कितना प्रॉफिट कमाए, या तुम कितना इंटरेस्ट कमाए, या तुम कितना रेंट कमाए, तुम्हारा टोटल निकाल लिया, उसका भी टोटल निकाल लिया, ऐसे करके सभी का मैं टोटल निकाल लेता हूं, ठीक है, मैं मेरा भी उसमें ऐड कर दिया, तो तुमको नहीं लगता ये क्लास का इनकम निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये वही मेथड है, इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम को निकालेंगे। पहले हम कौन से मेथड से निकाले थे, पहले हम वैल्यू एडेड मेथड से निकाले थे, ठीक है। अब हम लोग निकाले कि बिजनेस जो पे कर रहा है वो वाले मेथड से निकाले हैं। मेरे को पता है पूरा क्लियर नहीं होगा ऐसे कैसे निकल जाएगा, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट को और समझेंगे, तब पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से भी नेशनल इनकम निकल सकता है। अब इसके लिए तुमको एक लिंक दूं तो देखना, आओ पेज नंबर 1 में आओ बुक का, पेज नंबर 1 में। सर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कौन से मेथड से निकालना, यस संचिता क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो हमको क्वेश्चन देख के ये पता चल जाएगा कौन सा मेथड एम्प्लॉय करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है वैल्यू एडेड टाइप का कुछ दिया है तो ऑब्वियसली वैल्यू एडेड अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में डेटा उस प्रकार से दिया है कि इनकम मेथड के फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है तो इनकम मेथड से करना है। अगर डेटा कुछ इस प्रकार से दिया है एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला में फिट हो रहा है तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमको करना है, क्लियर है। चलो अब पेज नंबर 1 में देखना, 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, 3 फेजेस दिया है सर्कुलर फ्लो का। क्या क्या दिया है, चैप्टर 1 में हम पढ़े थे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज का एक और नाम क्या था, जनरेशन फेज। इनकम फेज का एक और नाम था डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और एक्सपेंडिचर फेज का एक और नाम था डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। 3 फेज पढ़े थे। अब जो पहला मेथड हम लोग लगाए वैल्यू एडेड मेथड, वो इसमें से कौन सा था, तीनों में से कौन से फेज की बात किए थे हम लोग, देखना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा तो नेशनल इनकम के सारा चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। हम ये पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में। अब चैप्टर नंबर वैल्यू एडेड प्रोडक्शन फेज, यस संचिता, देखना अब ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पूरा नेशनल इनकम अंदर ही घुसा हुआ है इस कॉन्सेप्ट के, ठीक है। प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, फिर यहां से यहां जाता है, ठीक है। इनकम फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है गुड्स, किसके, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। यहां पे क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है, जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। यहां पे क्या होता है, इनकम फेज के अंदर में
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके किसके बीच में, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कहां जाता है, एक्सपेंडिचर फेज में। यहां पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है बताओ, पढ़े थे हम चैप्टर 1 में। बोलो फटाफट। ये लोग फिर से खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर फेज में, फिर से क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये लोग फिर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जिससे कि पैसा रिटर्न कहां चला जाता है, इनके पास, ठीक है। सबसे पहला प्रोडक्शन, मतलब मान लो मेरा एक फैक्ट्री है, मैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उसको बेचा और मेरे पास पैसा आया, ठीक है। अब मैं इस पैसे का क्या करूंगा, इस पैसे का मैं लोगों को दूंगा पेमेंट, जैसे मेरे लिए जो काम किया उसको वेजेस दूंगा, जिससे मैं पैसा लाया था उसको इंटरेस्ट दूंगा, जहां से मैं जो जमीन जिसका लिया था मैं उसको रेंट दे दूंगा, और जो मेरा एंटरप्रेन्योर है, जो मतलब मेरा मालिक है, मैं कौन हूं, बिजनेस हूं, मेरा जो मालिक है उसको मैं उसका प्रॉफिट दे दूंगा, ठीक है। तो अब 4 आदमी को पैसा मिल गया, मेरे पास कुछ बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अपना सारा पार्ट क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 आदमी के बीच में। एक सबसे पहला रेंट का, दूसरा वेजेस का, तीसरा इंटरेस्ट का, और चौथा प्रॉफिट का। ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 लोगों के बीच में, ठीक है। अब पैसा किसके पास है, मेरे पास है नहीं है। मैं जो सामान को बेच के पैसा लाया था वो सारा पैसा किसके पास चला गया है, 4 आदमी के पास चला गया, ठीक है। ये 4 आदमी है, एक रेंट लिया, दूसरा वेजेस लिया, तीसरा इंटरेस्ट लिया, और चौथा प्रॉफिट लिया, ठीक है। ये चारों के हाथ में पैसा है। अब ये चारों पैसे का क्या करेंगे, सोचो, चारों पैसे का करेंगे क्या, कुछ तो यूज होगा पैसे का, रखे तो नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे पैसे का, सामान खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, तो रिटर्न पैसा किसके पास आएगा, मेरे पास। मैं कौन था, बिजनेसमैन था, मैं गुड्स खरीदा था, मैं गुड्स बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था, ठीक है। तो अब वो जो पैसा इनके पास है, ये जो चारों लोगों के पास पैसा है, ये लोग क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे, मुझे पैसा देंगे और उसके बदले में मेरे से गुड्स लेके जाएंगे, ठीक है। तो फिर से पैसा किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया, गुड्स उनके पास चला गया। अब मैं फिर वो पैसे से क्या करूंगा, फिर प्रोडक्शन करूंगा, फिर नया प्रोडक्शन करूंगा, फिर वो सामान को बेचूंगा। तो ये एक राउंड प्रोसेस से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पहले मैं प्रोडक्शन किया, बेचा, पैसा आया, इनको पेमेंट किया, ये लोग फिर मेरा गुड्स को खरीदे, फिर मेरे पास पैसा आया, फिर मैं उससे प्रोडक्शन किया, इनको दिया, ये लोग मेरे से खरीदे, मैं फिर प्रोडक्शन किया। यही तो चल रहा है ना इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। तो ये राउंड 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 चलता जाएगा। ये हम कब पढ़े थे, चैप्टर 1 में पढ़े थे, ठीक है। ये राउंड 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 चलता जाएगा। तो अब हम जो पहला मेथड लगाए थे, वैल्यू एडेड मेथड, वो हम लगाए थे, ये कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। ये कितना प्रोडक्शन किया, याद करो, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। फॉर्म ए कितना प्रोडक्शन कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है, उसके बेसिस पे निकाले थे। तो ये कितना प्रोडक्शन किया, उसके बेसिस पे हम लोग निकाले थे नेशनल इनकम, ठीक है। अब ये जितना पैसा कमाया था, सारा पैसा किसको दिया था, इसको दे दिया था, यहां पे चला गया था सारा पैसा। तो अब यहां से भी तो हम निकाल सकते हैं ना, हम सेम चीज, जब दिस इक्वल्स टू दिस है, प्रोडक्शन इक्वल्स का, मैं प्रोडक्शन फेज में जितना इनकम है, सेम पैसा इनकम फेज में भी है। तो अगर मैं प्रोडक्शन फेज में फॉर्मूला लगा के निकाल लिया कि ये कितना हुआ था, यहां पे भी तो कोई फॉर्मूला लगा के मैं निकाल सकता हूं, है ना। फिर यहां से पैसा किसके पास गया, एक्सपेंडिचर फेज में गया। एक्सपेंडिचर फेज में यहां जितना था यहां भी उतना है। मान लो यहां 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ था, ये 100 रुपए इनके पास आ गया था, फिर अच्छा ये 100 आ गया था इनके पास, ये 100 फिर यहां आ गया था, फिर ये यहां चला गया था, ठीक है। तो यहां से भी तो मैं निकाल सकता हूं ना कोई फॉर्मूला लगा के। तो यही 3 फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे बुक के अंदर में। पहले वाले को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, दूसरे वाले को बोलते हैं इनकम मेथड, और तीसरे वाले को बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बस यही 3 हमारे सिलेबस के अंदर में, ठीक है। पैसा वही है, इनकम उतना ही है, लेकिन 3 अलग अलग फेज में वो घूम रहा है पैसा। सबसे पहला जब प्रोडक्शन हुआ, दूसरा जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और तीसरा जब वही पैसा फिर से खर्च हुआ और मेरे पास पैसा रिटर्न आया।
ये तीनों फेज में हम अलग अलग करके नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें से हम अभी तक एक मेथड को पढ़े हैं, वैल्यू एडेड मेथड को, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब ये चारों का पैसा, यहां का टोटल पैसा, यहां का टोटल अमाउंट जो वैल्यू एडेड का है, ये चारों के साथ इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। अगर मैं ये चारों का ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली होगा। यही पैसा तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यही पैसा तो ये चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मैं अगर ये चारों का ऐड कर दूं तो भी तो मेरा निकल जाएगा ना नेशनल इनकम, तब भी तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम फेज। बोलो यहां तक क्लियर है? इनकम फेज कहां से आया ये पता चल गया, मेथड कहां से आया। चलो चैप्टर 1 से सब कुछ लिंक हो गया। यस, चलें आगे। चलो अब आएंगे इनकम मेथड के अंदर डिटेल में। Estimate the factor income paid by each sector. The factor income paid by each sector are classified under following head: compensation to employees, जो एम्प्लॉइज है उनको जो हम पेमेंट किए। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट या फिर रॉयल्टी का जो पेमेंट हुआ। रेंट पेमेंट होता है किसी जगह को लेके, किसी बिल्डिंग को लेके। रॉयल्टी पेमेंट होता है किसी, मतलब कोई सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं, किसी का कोई टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी का कोई बुक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले में क्या होता है, रॉयल्टी लिया जाता है, ठीक है। अगर फिजिकल कोई प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो उसको रेंट, अगर कोई इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज करके पैसा कमा रहे हैं तो वो होता है रॉयल्टी, ठीक है। तो रेंट या फिर रॉयल्टी, उसके बाद इंटरेस्ट और लास्ट प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चार कंपोनेंट तुम सोच के चलो कि सबसे पहला जो हम एम्प्लॉइज को पेमेंट किए, दूसरा जो हम रेंट या फिर रॉयल्टी दिए, तीसरा जो हम इंटरेस्ट दिए, और चौथा जो हम प्रॉफिट दिए। मतलब वही चार कंपोनेंट जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं एक एक करके। कॉपीराइट, यस राहुल, जो कॉपीराइट है या फिर जो सॉफ्टवेयर को यूज करने का लाइसेंस का जो पेमेंट करते हैं, किसी बुक को यूज करने का लाइसेंस का पेमेंट होता है। कभी कभी देखे हो किसी बुक के बेस पे मूवी बनता है, मूवी बनता है ना, चेतन भगत का बुक्स के ऊपर मूवी बना। अब वो लोग जो मूवी के जो डायरेक्टर्स लोग हैं उन्होंने क्या यूज किया, उस बुक को यूज किया, तो उसके बदले में चेतन भगत को पेमेंट जाएगा या नहीं जाएगा। कि फ्री में चेतन भगत बोलेगा मेरे बुक के ऊपर बना लो मूवी, ऑब्वियसली फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, पेमेंट लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। चलो पेटेंट रॉयल्टी, हाँ वो उसमें बहुत सारे चीजों में पेटेंट होता है, किसी में कॉपीराइट होता है, किसी में क्या होता है, तो उसका टेक्निकल डिटेल में हमको जाना नहीं है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी है तो रेंट, अगर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है तो रॉयल्टी, खत्म काम। चलो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, हाँ बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। चलो उसके बाद कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। जब हम ये सबको ऐड करेंगे, जब हम ये सभी चीजों को ऐड करेंगे, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सबको जब हम ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। इसके पहले वाले मेथड में क्या मिल रहा था हमको, देखो तो थोड़ा वैल्यू एडेड के स्टेप चेक करो। स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड, मिक्स्ड इनकम बताएंगे देव, मिक्स्ड इनकम हम पढ़ेंगे, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, आराम से जाएंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे। जीडीपी एट एमपी मिला था हमको वहां पे, यस वहां पे हमको क्या मिला था, जीडीपी एट एमपी। यहां पे हमको क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सबको ऐड करके जीडीपी एट एमपी लिख दिए तो सब गलत हो जाएगा। ये सबको ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी मिलेगा। फिर जो क्वेश्चन में बोला होगा प्लस करो, माइनस करो, एनआईटी का ट्रीटमेंट करो, डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट करो, वो सब हम करेंगे बाद में, और जो क्वेश्चन में बोला होगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग में जब हम ये चारों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तब क्या निकलेगा हमको मिलेगा एनडीपी एट एफसी। पहले जब हम सबका वैल्यू एडेड को ऐड कर रहे थे हमको क्या मिल रहा था, जीडीपी एट एमपी मिल रहा था, ठीक है, क्लियर है। चलो अब लास्ट वाला,
एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम, ये कोई स्टेप नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। यहां तक होने से हमारा काम हो जाएगा। आओ अब ऊपर आओ, कुछ टर्म्स को देखते हैं, एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। 5 कंपोनेंट हम लोग पढ़े, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लास्ट वाला मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है, अब किसी को कुछ नहीं पता है अभी तक, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वो सारा पैसा जो हम एम्प्लॉइज को दे रहे, ठीक है, एम्प्लॉइज को, लेबर लोगों को हम किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में। चाहे हम कोई गणेश पूजा है उसको गिफ्ट दिए, वो अच्छा परफॉर्म किया, बोनस दिए, तो किसी भी प्रकार का पेमेंट अगर हम एम्प्लॉय को कर रहे हैं तो वो सब आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। COE refers to amount paid to employee by employer for rendering productive services, ठीक है, प्रोडक्टिव सर्विसेज जब वो देगा। अब ये वाला का एक क्वेश्चन है, जब वो क्वेश्चन आएगा तो हमको ये टर्म क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्टिव सर्विस का मतलब क्या होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट एंड बेनिफिट विच द एम्प्लॉय रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे हम उसको डायरेक्टली दें या फिर इनडायरेक्टली दें, सारा क्या होगा हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में आएगा। फ्रॉम द एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जो हम उसको कैश में दिया, अभी कैश का मतलब बैंक भी आ जाता है, ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश जो हम उसको दिए। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब हम उसको बोले, मान लो एक महीना हम उसको सैलरी नहीं देके उसके बदले में उसको एक कार गिफ्ट कर दिए, मारुति ओमनी गिफ्ट कर दे, ओमनी तो छोड़ो किडनैपिंग गाड़ी है, हम मारुति का कौन सा गिफ्ट करेंगे, मारुति का एक अच्छा सा गाड़ी बताओ नाम कोई सा भी, कौन सा गिफ्ट करेंगे, स्विफ्ट कर देते हैं, बलेनो, हाँ चलो बलेनो स्विफ्ट कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। हम मान लो उसको सैलरी नहीं देके एक गाड़ी गिफ्ट कर दिए, तो ये गाड़ी का जितना वैल्यू है ना वो भी उसका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बलेनो के फैन फॉलोइंग बहुत है। इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट लाइक रेंट फ्री होम, रेंट फ्री होम, घर दे दिए उसको फ्री में रहने के लिए, ठीक है, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा, एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, हम इसको क्या करेंगे नेशनल इनकम के अंदर में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेरा एम्प्लॉय है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मेरा या किसी और का, अगर मेरे लिए कोई काम कर रहा है, मेरा डेवलपमेंट के लिए अगर मेरे लिए वो काम कर रहा है तो उसका डेवलपमेंट का जिम्मेदारी किसका, मेरा, ऑब्वियस सा बात है ना। मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं उसको काम पे रखा हूं, उसको सैलरी देता हूं, वो सुबह से शाम मेरे लिए काम करता है, वो अपना दिन रात मेहनत मेरे लिए काम करता है, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसको उस चीज से बाहर निकालने का जिम्मेदारी मेरा, तो उसके लिए मैं जो भी खर्च करूंगा, उसका सिक्योरिटी के लिए, उसका सोशल सिक्योरिटीज के लिए जो भी मैं खर्चा करूंगा वो सब आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में। इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटीज ऑफ एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल contribution to provident fund, gratuity, labor welfare fund, etc. The aim of such contribution is to ensure safety and security of life of the employee. लाइफ का, मैं मान लो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया, एम्प्लॉय के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वाया, एम्प्लॉय के पर ये तो कंपलसरी तो नहीं है, यस देव कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी तुमको लगता है नहीं है। अगर हम बड़े कंपनीज में जाके देखें, जैसे कि मान लो टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनीज के लिए ये कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है ये सब, क्योंकि ये लोग इतने सारे एम्प्लॉइज को हायर कर रखे हैं और वहां पे क्या होता है, लेबर यूनियन और एम्प्लॉय यूनियन होता है, और वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को मजबूर कर देते हैं ये सब करने के लिए, ठीक है।
भले कंपलसरी नहीं है, अगर हम वॉलेंट्री भी अगर खर्चा कर रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर तो वो भी कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर ही आएगा। क्लियर है? चाहे मन हो नहीं हो, कर रहे हैं अगर खर्चा तो वो आएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर। क्लियर है? चलो, और वैसे अगर तुम लॉ निकाल के देखोगे तो ये सब कंपलसरी होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लेबर वेलफेयर फंड, ये सब कंपलसरी होता है। ठीक है, कंपनीज के लिए। अगर मैं 10 एम्प्लॉय से ज्यादा हायर किया हूं तो मुझे प्रोविडेंट फंड पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय के हायर में। अगर मैं 100 एम्प्लॉयज हायर किया हूं तो मुझे उनका ग्रेच्युटी लेबर वेलफेयर फंड में पेमेंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर मैं कितने एम्प्लॉयज को हायर किया हूं। नेक्स्ट आता है रेंट एंड रॉयल्टी के ऊपर। रेंट एंड रॉयल्टी क्या क्या आता है इसमें? रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, रेंट ऑफ लेड आउट प्रॉपर्टी एंड इम्प्यूटेड रेंट, रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो ये जो कोचिंग सेंटर चल रहा है, ठीक है, ये जो सेंटर चल रहा है ये ओन्ड प्रॉपर्टी है, इसका हमको रेंट पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या ये हमारे लिए फ्री है? इसका मतलब क्या ये फ्री है? अगर हम किसी को रेंट नहीं दे रहे हैं, पे नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या ये फ्री हो गया? इसका मतलब, इसका मतलब ये फ्री, वेट, इंटरनेट प्रॉब्लम, एक लास्ट में हुआ, बीएसएनएल का रेगुलर प्रॉब्लम हुआ। बैठते हैं, क्या उपाय? आया ही नहीं नेट।